वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं एक भारत के एक राइजिंग इंटेलेक्चुअल सुपरस्टार से बात कर रहा हूं। आप सबके साथ, आप जैसा देख रहे हैं मेरे साथ पुष्पराज देश पांडे जी हैं, जो समृद्ध भारत फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। इनका ताल्लुक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कंटेम्प्रेरी स्टडीज से भी है और पहले राज्यसभा टीवी से भी था। इनके दो बुक सीरीज भी हैं, रीथिंकिंग इंडिया, रीशेपिंग इंडिया। तो पुष्पराज जी, वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। थैंक यू। तो मैं आज आपसे भारत की जो फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली आ रही है, और ये टैक्टिकल तब्दीली नहीं, मुझे लगता है कि एक तरह से फाउंडेशनल तब्दीली आ रही है उनकी सोच में। इट सीम्स टू बी कि स्ट्रेटेजिक सोच थोड़ी बदल रही है। तो अभी थोड़े दिन पहले आपने और सलमान खुर्शीद साहब ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा। तो मैं उसका आखिरी पैराग्राफ पढ़कर आपसे सवाल करना चाहता हूँ। इट इज एन इम्पॉर्टेंट कमेंट जो आप लोगों ने लिखा है। तो उस आर्टिकल में आप, यू आर टॉकिंग अबाउट पंडित नेहरू, और ये कह रहे हैं कि, मैं पढ़ लेता हूँ। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू फेमसली asserted, the objectives of our foreign policy are the preservation of world peace and enlargement of human freedom. Where freedom is menaced or justice threatened or where aggression takes place, we cannot be and shall not be neutral. ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट था कि जहाँ पे आज़ादी और जस्टिस खतरे में है, वहाँ पे हम हरगिज नहीं न्यूट्रल रह सकते। This means pursuing both our national interests and advancing our core values. तो ये जो बात है कि हम ना सिर्फ हमारी राज्य हित में जो है नेशनल इंटरेस्ट, बल्कि हमारे कोर वैल्यूज को भी हम हमारे फॉरेन पॉलिसी में एडवांस करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है, बहुत आसान सा सवाल है, क्या हमारे कोर वैल्यूज में तब्दीली आ रही है देश पांडे साहब? देखिए मुक्तदार जी, आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो यूएस में है उनको गुड मॉर्निंग। आप जो कह रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, भारत की जो कटुनीति और भू राजनीतिक नींव रही है वो हमेशा से मूल्यों के आधारित पर रही है। पंडित नेहरू ने ये लगातार कहा है। आपको याद होगा कि जब हम एक ऐसी स्थिति में थे जब हमारे पास पैसा नहीं था, राशि नहीं थी, बजट हमारा 500 करोड़ था, पूरे देश का बजट सिर्फ 500 करोड़ था उस समय, और जाहिर सी बात है सैन्य रूप से हम कमजोर थे। उस समय पंडित नेहरू के नेतृत्व में लगातार हमने फिलिस्तीन का समर्थन किया। इनफैक्ट हम लोग पहले दुनिया में, एक विश्व में पहले देश थे जिन्होंने फिलिस्तीन की समर्थन की थी, ये कहते हुए कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन का समर्थन करते हैं। साथ ही साथ हमने अपार्थाइड रिजिम के खिलाफ साउथ अफ्रीका में लगातार बात की। फिर आपने कोरिया की जो जंग हुई थी, नॉर्थ और साउथ कोरिया के, उसमें हमने पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, डॉक्टर्स भेजे थे। फिर उसके बाद आपने लगातार पिछले 75 सालों में यूएन जो विश्व राष्ट्र है उसमें हमने लगातार सबसे ज्यादा पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे हैं। और हमारा मायना हमारी मतलब एक कंसेंशुअल फॉरेन पॉलिसी कटुनीति ये रही है कि हम एकजुट करके मूल्यों के आधारित पर फॉरेन पॉलिसी करेंगे। ये वाजपेयी जी हो या नरसिम्हा राव हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, बीच में देवेगौड़ा जी थे, आई के गुजराल जी थे, ये सब लोगों ने पिछले 40 वर्षों में इसकी इस मूल्यों को, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं क्योंकि उसके पहले जो राजीव जी थे, इंदिरा जी थे, नेहरू जी थे, मोरारजी देसाई थे, इन सारे मतलब देयर वाज सम ब्रॉड स्टेबिलिटी उनमें। अब लेकिन उसके बाद जब अस्थिर सरकारें भी आई थी, जैसे वाजपेयी जी, देवेगौड़ा, आई के गुजराल, मैं खास करके उनका उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि वो लोगों ने भी उन मूल्यों के आधारित पर कटुनीति की है। और उसके कारण भारत को दुनिया भर में एक ग्लोबल बीकन ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। और इसीलिए हमारी जो बात थी, अगर आप किसी भी आप उल्लेख दे लीजिए, राष्ट्रपति ओबामा में कहा था कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बात करते
सो सिर्फ यूएस नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुनती है, क्योंकि ये एक दबदबाव था। अब उसके विपरीत आज क्या हो रहा है आप देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी का जो संसद में जो उन्होंने बयान दिया है, अगर आप उसको देखिए, और उसके पहले जो आपने केरल में एक उन्होंने इलेक्शन रैली में बात कही थी, उनको, आपको और मुझे ऐसे ही लगेगा, या आपके दर्शकों को भी यही लगेगा कि ये जो पश्चिम एशिया में जो जंग लड़ी जा रही है, वो एक मतलब ऐसी ही मतलब एक्सीडेंटल एक लड़ाई चल रही है, और जिसमें भारतवासियों को तैयारी करनी है। वो अपने आप को अब्सॉल्व कर रहे हैं, कोई मतलब जवाबदेही ले ही नहीं रहे इस जंग में ना, ये और ऐसे दर्शा रहे कि उनका इस जंग में कोई हाथ नहीं है। सच्चाई तो ये है मुक्तदार साहब कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल ऑपरेशन रोरिंग लायन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बिल्कुल पहले गए थे, ऑलमोस्ट एज इफ आप हिटलर जंग लड़ने वाला है, पोलैंड के ऊपर लड़ाई लड़ने वाला है, और आप एक दिन पहले उसको जाके झप्पी लगा के उसके हाथ गले लग रहे हो, मतलब गले लग रहे हो, और कहते कहते मतलब आप जाके टैसिटली एंडोर्स कर रहे हो ना जंग को, पॉलिटिकली आप एंडोर्समेंट ही दे रहे हो उनको। साथ ही साथ आप प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जो लिक्विड पार्टी है, जो वो एक राइट विंग पार्टी है, उसको भी आप उनके इलेक्शन 5 महीने में है, उसको भी आप समर्थन कर रहे हो। और फिर आपने फिर भारत सरकार को बलजबरी चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया, जब एक ईरानियन वॉरशिप आइरिस देना हमारे ही स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड में डुबाई गई थी यूएस से। इसका मतलब ये, और उन्होंने ये कहा कि नहीं 12 मील की दूर है। अगर आप लगातार जो मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री वाजपेयी लगातार, और प्रधानमंत्री मोदी खुद ने कहा है कि भारत इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहेगा। अगर आप सचमुच इस बयान पे सक्षम हो इस बयान को लेके, तो अब ये तो नहीं कह सकते ना कि 12 मील तक हम लोग ये करेंगे, उसके बाद हम लोग नहीं है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। फिर आप मौन रहे जब ईरान के लीडर को आपने मतलब एक सिटिंग हेड ऑफ स्टेट को आपने मार दिया किसी ने, और एक दूसरे वेनेजुएलन सिटिंग हेड ऑफ स्टेट को आपने किडनैप कर दिया अमेरिका ने, आप मौन रहे। द पॉइंट कहने का तात्पर्य यह है, जो भाजपा के जो इकोसिस्टम है, उन्होंने लगातार मोदी डॉक्ट्रिन ऑफ फॉरेन पॉलिसी को लेके बहुत ऐसे गुणगान गाए हैं। लेकिन आपने अभी बेसिकली आपने 3 ऐसे एपिसोड बता दिए जिसमें अमेरिका ने एक किस्म से कहिए कि क्राइम्स किए, इंटरनेशनल क्राइम। जो आइरिस दीना थी वो अनाम जहाज था, और वो भारत के मेहमान थे, वो मिलन टूर 2026 के लिए आए थे। उनको मारना was actually it was against the rules of an ethics of war। फिर ये जो खमेनी को मारा और फिर मडूरो को जो किडनैप किया, तो ये अगर इंटरनेशनल वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ अगर नहीं बोल सकता है, तो क्या ये इसलिए कि दे आर मूविंग अवे फ्रॉम रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, या एक किसी तरह से अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते, या अमेरिका से डरे हुए हैं? हाउ डू यू एक्सप्लेन? एक बार कहा तो ठीक है, 2 बार, ये तो 3 मुसलसिल एक ही, मतलब दे आर हैपनिंग अगेन एंड अगेन। देखिए, भारत जो देश है, उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप्स है, सिर्फ ईरान के साथ नहीं बल्कि पूरे यूएई के साथ। आपको याद होगा कि 1947 तक तो ये सब भारत का हिस्सा थे। इनफैक्ट अगर आप एक महीने में देखे जाए, दे आर द ओनली प्रिंसली स्टेट्स जो आज इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स जो एक्चुअली रहे हैं एज प्रिंसली, एज मोनार्कीज। बाकी सब तो अब्सॉर्ब हो गए इंडिया में। उनकी करेंसी भी रुपया थी, करेंसी भी एग्जैक्टली पासपोर्ट भी हम लोग आए थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, हमारे बहुत अच्छे संबंध है और ऐतिहासिक संबंध है, और हमारी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी कि हम इन रिश्तों को लेवरेज करें, ये कहने के लिए उनको कि आप एक दूसरे के साथ लड़ाई बंद करें। राइट? आपने इजराइल जाके इस एंडोर्समेंट एक तरफा कर दिया है, और ईरान, जीसीसी कंट्रीज को आप भूल गए, जंग शुरू हो गई है। भले छोटी सी आप नैतिकता को भी भूल जाइए। अगर मैं ये भी मानता हूं कि मोदी सरकार, भाजपा सरकार में कोई नैतिकता नहीं है, ठीक है, भूल जाओ। आप अपने स्ट्रेटेजिक और राष्ट्र हित के बारे में तो सोचे। आप जाके उधर एक तरफा एंडोर्समेंट करके आए, उसके कारण अब तेल नहीं आ रहा है। हमारे 28 जो ऑयल टैंकर है वो वेस्ट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट में अटके हुए हैं, वो आ नहीं रहे हैं। 2 टैंकर जो ईस्ट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट में थे, उनको ईरान ने जाने दिया।
वो दो टैंकर का जो तेल है वो एक या 1.2 दिन का तेल हमको प्रोवाइड करता है। क्या उससे राहत मिल रही है? फिर उसके ऊपर से आपने अपनी जो ऊर्जा सुरक्षा है वो पूरी तरह से त्याग कर दी है। पहले अमेरिका ने एक बटन दबाया, आपने बोला ठीक है हम वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदेंगे। फिर दूसरा बटन दबाया, आपने बोला ठीक है हम ईरान से नहीं लेंगे। तीसरा बटन दबाया, आपने बोला ठीक है हम लोग रूस से तेल लेना कम कर देंगे। अब चौथा बटन दब गया कि प्लीज ये हॉर्मुज ट्रेड हो रहा है, प्लीज हमें कुछ एक ओफेक वेवर दीजिए। तो आज यूएस ने हमको ओफेक वेवर दीजिए कि आप रूस से आप तेल खरीद सकते हो 30 दिन के लिए, लेकिन अब वो डिस्काउंटेड ऑयल नहीं मिलेगा हमको, वो हम लोगों को 20% प्रीमियम मिल रहा है। तो आपने अपनी ऊर्जा सुरक्षा त्याग कर दी है। फिर आपको याद होगा कि ये जो आपके जो व्हाइट हाउस में प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन लेविट, उन्होंने उनकी स्टेटमेंट में मुझे अभी भी मतलब दिमाग में मेरे छपी हुई है। उन्होंने कहा, एंड आई एम मतलब paraphrasing, but just bear with me. Our allies in India, our allies in India have been good actors. उन्होंने ये नहीं कहा our ally India has been a good actor. उन्होंने कहा our allies in India. डिफरेंट सटल है, लेकिन वो सीधे तौर पर ये कह रही है कि हमारे जो चट्टे बट्टे लोग हैं जो हमारी मनमानी करेंगे, उन्होंने हमारी डिक्टेट फॉलो कर दिया, राष्ट्रपति ट्रंप के डिक्टेट फॉलो किए हैं। तो क्लियरली आप अब मुझे क्यों आप उनके इशारों पे नाच रहे हो ये मैं नहीं जानता हूं। एप्स्टीन फाइल्स है या एक किसी बड़े आपके सूटबोस दोस्तों को इंडाइटमेंट लगाए उसकी बात है, या आपके ऊपर कोई और दबाव है, ये मैं नहीं जानता। ये तो हम लोग सिर्फ स्पेक्युलेट कर सकते हैं, सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जैसे पंडित नेहरू ने कहा था, आपने एक बात ये जो कही पंडित नेहरू की बात अच्छी बात कही, दूसरी मैं आपको कह दूं 8 मार्च 1948 को संसद में एक डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर डिस्कशन चल रही थी एक्सटर्नल अफेयर्स को लेके। तब हमारा मतलब इंडिपेंडेंट हो गए थे, लेकिन अभी तक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई थी, वो 51 में हुई थी। तो ये 48 की बात हो रही है। संसद में पंडित नेहरू सीधे तौर पर कहते हैं कि इफ मतलब अगर देश की विदेश नीति आपके हाथ से चली जाती है तो आप किसी मायने में स्वतंत्र नहीं हो, आजाद नहीं हो। आज इन्होंने हमारी विदेश नीति को कॉम्प्रोमाइज किया है, राष्ट्रहित को कॉम्प्रोमाइज किया है और इसको त्याग कर दिया है, किसी और के हाथों में सौंप दी है। तो इन्होंने मोदी सरकार, और मैं सोच समझ के कह रहा हूं, मोदी सरकार ने हमारे राष्ट्रहित, हमारे विदेश नीति को कॉम्प्रोमाइज किया है और इसकी भरपाई करनी बहुत बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। देखिए, सॉवरेंटी का मतलब यही होता ना कि आपके पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो, आज़ादी हो कि आप अपने फॉरेन पॉलिसी और अपने वैल्यूज को डिफाइन कर सकें। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि देखिए कि भारत थर्ड वे अपना सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आप कई दिनों से मैं कह रहा हूँ, इनफैक्ट मैंने एक मज़ाहिया तौर पे सार्कास्टिक शो किया था डॉक्टर जयशंकर को लेकर कि उनको एक नया लफ्ज सिखाना चाह रहा था मैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड शटल डिप्लोमेसी, ये लफ्ज आप सीख लें। ही कुड हैव यूज्ड इट। इंडिया की इतनी इज्जत थी इजराइल में भी और ईरान में भी, इंडिया की कितनी इज्जत है वेस्ट में भी और रशिया में भी। इंडिया कुड हैव प्लेड द रोल ऑफ ए मीडिएटर इन सारी चीजों में। अब आप देखिए पाकिस्तान इज प्लेइंग द रोल ऑफ ए मीडिएटर। अरे हद हो गई, आप उसको भिखारी स्टेट समझते हैं, आप उसको लाइक यू कंसिडर पाकिस्तान इज नथिंग। लेकिन पाकिस्तान इज प्रपोजिंग के इस्लामाबाद में मीटिंग हो और ये जो डिस्कशन जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अब सामने आ रहा है कि द मेन कॉन्ड्यूट वाज पाकिस्तान और खतर और टर्की का भी उसमें रोल था। तो इंडिया सपोजिटली इज सो क्लोज। मतलब ये जो अमेरिका की हर बात मानना और अमेरिका को कुछ क्रिटिसाइज नहीं करना, उसके बदले में डिप्लोमेटिकली भारत को क्या मिल रहा है? उल्टा उधर पाकिस्तान की स्टैंडर्ड हैसियत बढ़ रही है डिप्लोमेटिकली। बिल्कुल सही बात है। आप मतलब मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। एक तरफा आप कह रहे हो हम विश्वगुरु है, एक तरफ आप कहते हो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, मित्र है डोनाल्ड ट्रंप और जी जिनपिंग, और आप उनके साथ झूले पे घूम रहे हो, आप उनके साथ हाथ पकड़ के रैली कर रहे हो टेक्सास में, गुजरात में, ये सब आप कर रहे हो नखरे। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि आप जो अभी आपको पता नहीं है सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि नहीं प्रोफेसर खान साहब, लेकिन लगातार उनके मतलब ट्रोलिंग हो रही है मोदी जी की कि आप बस हंसते जाते हो, कुछ कह नहीं रहे हो। लेकिन कहने का मतलब मूल उद्देश्य ये है कि आप
10-11 सालों तक आपने देश को गुमराह बनाया, उनको बेवकूफ बनाया, हम सबको, कि मैं विश्वगुरु हूं, मैं इन सबके बहुत करीब हूं, मेरे कहने पे मतलब नाचता है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज कोई सुन नहीं रहा है हमारी बात। पाकिस्तान की आपने जिक्र की, पाकिस्तान की आपने जिक्र किया। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे पूरे विश्व में हमने यूनाइटेड, पहली बार बाय द वे, ये अच्छी बात थी कि उन्होंने फाइनली ऑपोजिशन, उन्होंने जान लिया कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हम लोग ऑपोजिशन की मदद लेते हैं जिनके पास इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। तो पहली बात तो वो अच्छी थी, एक अच्छा कंसेशन किया। लेकिन इनकी नीतियों के कारण, मोदी सरकार की नीतियों के कारण, कितने देशों ने पाकिस्तान की निंदा की, कितने देशों, इनफैक्ट उनके जो एफटीए टेररिस्ट पे, जो टेरर लिस्ट पे थे इनका, उसके ऊपर से हटाया। आईएमएफ के ऊपर दबाव डाल के उनको 1 बिलियन, सैकड़ों बिलियन डॉलर्स का लोन दिया। वर्ल्ड बैंक ने उनको लोन दिया, यूएस ने लोन दिया, फील्ड मार्शल मुनीर को उन्होंने व्हाइट हाउस में होस्ट किया। यहां तक कि आपने इनसे भी बात नहीं की फिर, मतलब आप मोदी सरकार ने जब इनके दूत को भेजा था, क्या कहते हैं इनका नाम, डॉक्टर जयशंकर, उनको मिले भी नहीं वो। जी। तो आप नहीं, मतलब पाकिस्तान, अगर आप ऐसे जो देश जो पूरी तरह से आर्थिक सामाजिक रूप से फेल्ड देश है, और उस देश की तुलना आप इंडिया के साथ कर रहे हैं, तो मतलब कितनी बड़ी शर्म की बात है। और प्रोफेसर खान, आपकी मतलब आपको याद होगा 2011, 2010, 2012 में, मुझे याद है इकोनॉमिस्ट में, टाइम मैगजीन में, सैकड़ों मैगजीन में हमारी तुलना चीन से करी जा रही थी। जी हाँ, जी हाँ, विल वी बी द नेक्स्ट चाइना। जी हाँ, हम जी डेमोक्रेटिक काउंटर है चाइना का। आज पाकिस्तान से तुलना हो रही है हमारी। इसका श्रेय मोदी सरकार को जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। 2005-8 में अगर तो बहस हो रही थी कि अमेरिका को चैलेंज कौन करेगा, चाइना या इंडिया। आई मीन दैट वाज द इनिशियल डिबेट। और फिर अब सवाल उठ रहा था व्हिच विल बी द नेक्स्ट चाइना। देखिए, जो मिडल ईस्ट है, अगर आप उसको देखें तो वहाँ तो 25-30 मुल्क हैं, लेकिन उसमें 5 मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इजराइल, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट। अगर आप देखें तो ये जो 4 जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की, ईरान, अब इन चारों के साथ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि क्या भारत के रिश्ते अच्छे हैं। आई मीन सऊदी अरेबिया तो पूछ के भी नहीं देख रहा है। लोगों ने आपको याद नहीं होगा या होगा कि जब मोदी गए थे जापान, आई थिंक G20 की मीटिंग के लिए, तो MBS was supposed to come to India and pick Modi and they were going to go together. उसके बाद से कोई जिक्र ही नहीं है। वो जो $55 बिलियन वो इन्वेस्ट करने वाले थे, उसका कुछ जिक्र नहीं है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया इज नाउ इन ए डिफेंस रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। फिर टर्की के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। टर्की तो ऑपरेशन सिंदूर में बिल्कुल ऑपोजिशन पोजीशन ले लिया था। हमने सीसी को तो देखा 26 जनवरी के परेड में, लेकिन उसके बाद से इजिप्ट का कोई भारत के साथ कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक डायलॉग नजर नहीं आ रहा। आपको पता है, ईद के दूसरे दिन इट इज ए इजिप्शियन कल्चर टू वॉच ए बॉलीवुड फिल्म। मैं जब आई ट्रैवल अ लॉट थ्रू द मिडिल ईस्ट, मोरक्को में, और मोरक्को में तो तंग कर देते हैं बच्चे हिंदी बोल के। इतनी अच्छी उर्दू और हिंदी बोलते हैं। मैं पता है तुम कहाँ से सीख रहे हो? क्योंकि दे आर सिंगिंग फ्रॉम बॉलीवुड से देखते हैं। जब उनके जो टॉप 10 सॉन्ग्स होते हैं, अगर आप मोरक्को में देखोगे तो इंडियन सॉन्ग्स 2-3 इजीली टॉप 10 में होते हैं। तो इतना हमारा सॉफ्ट पावर था। इस तरह से जाकर इजराइल में खड़े रहकर कहना कि आई एम सेइंग विद फुल कन्विक्शन दैट वी स्टैंड विद इजराइल, इंडिया स्टैंड विद इजराइल, क्या ये विदाउट गेनिंग एनीथिंग जो है गुडविल वो लुटा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, ये मैं बात थोड़ा सोच समझ के कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो आपकी बात है, इसको तोड़ मरोड़ कर भाजपा के जो भक्त है, मोदी के भक्त, अनभक्त है, ये जरूर कहेंगे कि हम एंटी इजराइल है, एंटी सेमेटिक है। तो मैं इस पहले तो मैं एक कैवेट डाल दूं, हम लोग हमेशा से 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए तैयार है। हम लोगों ने लगातार यूएन में, अन्य संगठनों में लगातार यही कहा है कि दोनों इजराइल और फिलिस्तीन का हक है कि वो एग्जिस्ट करे। और हम लोग ये भी कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो झगड़े हैं वो शांति, अमन और प्यार से सुलझाया जाए, पीसफुल रेजोल्यूशन से, जंग से नहीं होने वाला है। ये सारी जो हमारी
ऐतिहासिक कमिटमेंट रही है रूल्स बेस्ड ऑर्डर को लेके, जिसको हमने इनफैक्ट बाकी अन्य देशों को के साथ मिलकर बनाया था, उसको डिसमेंटल करने में बड़ा योगदान रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। और ये इसलिए है क्योंकि तीन बड़े कारण है इसके। एक, प्रधानमंत्री मोदी और अदर जो राइट विंग पार्टीज है उनका एक इंटरनेशनल आइडियोलॉजिकल एक्सिस है। आपको याद होगा राष्ट्रपति ट्रंप, मिलेनिया, गियर विल्डर्स नेदरलैंड्स में, नाइजेल फराज, इटली में मिलानिया जो है, मरी लेपेन फ्रांस में जो है, ट्रिनिडाद टबागो में जेयर बोल्सोनारो जो थे ब्राजील में, और ये लिक्विड पार्टी के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मोदी जी, इन सबका एक गहरा रिश्ता है। ये वामपंथी पार्टीज एक दूसरे को समर्थन करते हैं, आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं और एक दूसरे को मीडिया, सोशल मीडिया में एम्पलीफाई करते हैं। ये पहला बड़ा कारण है। इसी कारण से वो हमारे राष्ट्र हित को त्याग कर रहे हैं, उसके ऊपर आंच लाने दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी विदेश नीति में इस्लामोफोबिया एम्बेडेड है। हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध है, ये हम जानते हैं। जीसीसी कंट्रीज में 90 लाख प्रवासी भारतवासी रहते हैं। इन सब के हितों को हमने पहले देखना चाहिए था। जब हमारा 80% तेल वहां से आ रहा है, 75% यूरिया वहां से आ रहा है, गैस वहां से आ रहा है, आपको किस बेसिस पे जाके नाटक करने की जरूरत है इजराइल के साथ? आप उनके चीयर लीडर हो, आप उनके मतलब किस बेसिस पे आपने एक देश को जाके एलिनेट कर दिया और उसके कारण आपने 10 और देशों को एलिनेट कर दिया? आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। कौन पूछ रहा है आज इंडिया को? सऊदी अरेबिया पूछ रहा है, यूएई पूछ रहा है, किसी भी यूएई कंट्री पूछ रहा है, ईरान पूछ रहा है, यहां तक कि इजराइल भी हमें नहीं पूछ रहा है। आप उनके टीवी चैनल्स खोल के देखिए क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में। वो कहते हैं कि भारत जो है वो तो एक लेबर इकोनॉमी है, वहां से लोग हमारे वहां आएंगे, काम करेंगे, और उधर आके क्या करते हैं वो लोग? आप जरा जाके ये अनुभव दिखाते नहीं है, लेकिन उधर के हमारे जो भारतवासी उधर जा इजराइल में काम करने जाते उनको पीटा जाता है। क्यों? क्योंकि वो काला चमड़ी का है, क्योंकि उसमें से बू आ रही है। ये आपको चाहिए मोदी भक्तों को? ये है आपकी देशभक्ति? सस्ती दो पैसों वाली बिकाऊ देशभक्ति ये आपकी? और तीसरा बड़ा कारण, बिकॉज मोदी जी को लग रहा है कि उनके अलावा किसी को विदेश नीति आती ही नहीं है। 2014 के पहले सब लोग बेवकूफ थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह बेवकूफ थे, वाजपेयी जी बेवकूफ थे, अटल बिहारी वाजपेयी, आईके गुजराल, देवेगौड़ा, सब लोग बेवकूफ थे। सिर्फ सारा जो ज्ञान है, सारा जो रुतबा है उन्हीं का था, 56 इंच उन्हीं की है। वो आए और उन्होंने लगातार एक ऐसे विचित्र विदेश नीति परस्यू की है जिसके कारण आज नेपाल, जो एक दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, वो हमसे बात नहीं करता है। श्रीलंका जो हम पे निर्भर था वो आज चीन के हाथ में है। बांग्लादेश जिसके जन्म में हमने मतलब हमारा सहयोग था, हमारा बहुत बड़ा अहम भूमिका थी, वो हमसे बात नहीं कर रहा है। पाकिस्तान तो छोड़ ही दो, वो तो हमारे साथ है ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान और चीन दोनों एक मिल गए हैं और वो लगातार हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे आक्रमण कर रहे हैं। और साथ ही साथ रहा म्यांमार, जहां हाल ही में आपको याद होगा इंटेलिजेंस एजेंट्स यूक्रेनियंस और अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंट्स पकड़े गए थे। उधर से वो राइफल की तस्करी कर रहे थे। ये है आपकी विदेश नीति की पूरे नेबरहुड में जो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। मॉलडीव्स हमसे बात नहीं करते हैं, हमारे सैनिकों को उन्होंने उधर से एक्सपेल कर दिया। कनाडा, जर्मनी, यूके और यूएस, चारों में हमारे जो रॉ के एजेंट्स थे, ऑफिशियल्स थे, उन्होंने एक्सपेल कर दिया इनकी विदेश नीति के कारण। ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑफ कोर्स, ये है हमारी विदेश नीति। और ये आप सोशल मीडिया पे वो लाल आंख अपने ऊपर लगाते हो और फिर उसको पोस्ट करते हो। इससे क्या बेनिफिट हो रहा है? आप मुझे प्लीज बताइए। जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जब तक हम नॉन अलाइनमेंट पे संयम थे, जब तक हम लोग डिप्लोमेटिक पीसफुल रेजोल्यूशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर से फॉलो कर रहे थे, हम लोग दुनिया में सबसे सर्वोच्चम देश थे। हमारी तुलना चीन से करी जा रही थी। हर देश हमसे काम करने के लिए उत्सुक था, नॉट इवन टॉलरेट कर रहा था, उत्सुक था कि इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। आज आपने क्या कर दिया है? एक ऐसा ट्रेड डील किया है यूएस के साथ जहां
उनके जो गुड्स हमारे वहां आएंगे वो 0% पे आएंगे, हमारे उधर जो जाएंगे 18% पे। अब इसका आपको याद होगा कि हम लोग WTO के भी पार्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। WTO में एक MFN स्टेटस होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का नियम होता है, जिसके जैसे अगर मैं आपसे 0% टैरिफ पे ले रहा हूं, अगर मैंने किसी और देश को MFN स्टेटस दिया है, दर्जा दिया है, उसी को हमने ये फेवर्ड स्टेटस देना है। और हमारे आप जाके देख लीजिए, किसी आपके दर्शक जाके देख लीजिए कि इंडिया के कितने सारे देशों के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस है। वो सब अब हमसे डिमांड करेंगे कि बॉस हमारे गुड 0% पे अंदर आप लो। इससे हमारे कृषि क्षेत्र पे, हमारे कपड़ों के जो क्षेत्र टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे है, हमारी जेम्स इंडस्ट्री पे, हमारे MSMEs पे कितना बड़ा फटका पड़ने वाला है हमें पता है। ऑलरेडी हमारा वो जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर है कश्मीर में, हिमाचल में, वो ठप पड़ गया है। ऑलरेडी सोयाबीन तेल डंपिंग होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सब सोयाबीन किसान इस पे बहुत ज्यादा टेंशन में है आज। तो ये है आपकी विदेश नीति। आपने किया क्या है हमारे लिए, किसके लिए आप काम कर रहे हो हमारे लिए? आप इंडिया को आत्मनिर्भर और विकसित बना रहे हो या मेक अमेरिका ग्रेट कर रहे हो आप अगेन? सर, ये एक चीज मैंने देखा है कि भारत बार बार एक जैसा कि मतलब कॉपी पेस्ट करता है एक स्टेटमेंट कि वी प्रमोट डायलॉग, वी प्रमोट पीस, वी बिलीव के सारे मसले शुड बी रिजॉल्व। मतलब एक सेंटेंस, 3-4 सेंटेंस आपने देखा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हर वक्त वही ट्वीट करता है, वही बात कहता है। लेकिन जब पाकिस्तान का मसला आता है, फिर वहां पे डायलॉग कहाँ चले जाता है? वहां पर लाइक द एग्रेशन इज सो क्लियर, जैसा ऑपरेशन सिंदूर का हुआ था। लेकिन फिर दिल्ली की बमबारी के दिल्ली में जो अटैक्स हुए उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट टर्न्ड ऑन। हालांकि उस पर तो पॉज बटन है ना, अभी इट इज नॉट ओवर, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन पॉज। तो मुझे ये देखना है कि इवन पाकिस्तान के साथ जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, क्या इसमें पूरा का पूरा कसूर पाकिस्तानी का है या हमारी भी कोई गलतियां हैं जिसके वजह से वी आर नॉट एबल टू रिजॉल्व दिस इश्यू? बिकॉज यस, इट इज वेरी क्लियर कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। पाकिस्तान की जो कश्मीर का जो पोजीशन है, इट इज इनफ्लेक्सिबल और जीरो सम गेम है वहां पर। लेकिन क्योंकि उसके वजह से, बिकॉज ऑफ सार्क जैसी इंस्टीट्यूशंस डूब गए हैं, दे हैव बिकम इररेलेवेंट, और इंडिया अपने ही खित्ते में इज नॉट एबल टू एस्टैब्लिश लीडरशिप बिकॉज इट डज नॉट वांट टू क्रिएट ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं बना सकता जहां पाकिस्तान का भी बोलबाला हो, जैसा कि सार्क में था। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया की तुलना करना मेरे हिसाब में बहुत बड़ी भूल है, और ये मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है कि वो तुलना अपनी तुलना आप बराबरों के साथ करते हो। अब ऐसे देश के साथ नहीं करते जो मतलब स्ट्रगलिंग है, जिनके पास लगातार लोन्स के ऊपर निर्भर है। तो अगर सार्क होता भी, और अगर सार्क में वो पाकिस्तान कर भी रहा था, हम इतने शक्तिशाली है और इतने ताकतवर है कि पाकिस्तान उधर कुछ हमारा कर नहीं पाती, हम ही डोमिनेंट रीजन थे। ये इनफैक्ट मोदी सरकार की इनसिक्योरिटी दर्शाती की है कि वो अपने आप को इस एक बॉडी में जिसमें वो ऐतिहासिक और आर्थिक और सैन्य रूप से ऑलरेडी प्री एमिनेंट थे, उसमें भी वो अपना रुतबा नहीं चला सकते। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान के साथ भारत ने लगातार कोशिश की है कि पीस एफर्ट्स हो जाए। आपको याद होगा कि लेकिन पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप है उसकी और जो मिलिट्री लीडरशिप है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। आपको याद होगा कि देवर जेन्युइन एफर्ट्स कि वाजपेयी और मुशर्रफ के बीच में एक समझौता हो जाए। वो सब ऑलमोस्ट, सॉरी, पहले शरीफ और फिर मुशर्रफ, ऑलमोस्ट हो गया था। लाहौर में पीस प्लान भी बात हो रही थी उसके ऊपर, लेकिन तुरंत उसके बाद कारगिल की जंग कर दी। वो सेना ने उधर, उनकी सेना ने की थी बात, राइट, और उन्होंने छेड़ दी। फिर जब, आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन जब 26/11 हुआ था, उसके 2 दिन पहले पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में थे और पीस प्लान के बारे में बात हो रही थी। वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गया क्योंकि 26/11 का वो बड़ा कांड हुआ था। पाकिस्तान के लोग, आतंकवादी घुस के, अजमल कसाब के साथ घुस के वो लगातार लोगों पे, बंबई में बहुत प्रॉब्लम्स किए थे उन्होंने, लोगों को शहीद किया था उन्होंने। तो सिविलियन लीडरशिप को लगातार आर्मी अंडरमाइन करती है। समस्या ये है, आपका प्रॉब्लम सेना है, आपका प्रॉब्लम ISI है। लेकिन आप अगर जंग लड़ते हो, आप उन्हीं को वापस ताकतवर करते हो, उन्हीं को लेजिटिमेसी देते हो कि जंग लड़ते रहे।
तो ये हालांकि हमारी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी प्रॉब्लम्स खुद रिजॉल्व करनी चाहिए, उसको सेना को, आईएसआई को कंट्रोल में लाना चाहिए। लेकिन हमारा अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, और अगर सचमुच हम लोग साउथ एशिया में डोमिनेंट रहना चाहते हैं, तो हमको पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप को एम्पावर करना होगा कि वो अपने सैन्य और आईएसआई को कंट्रोल में लाए और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म करे। लेकिन ये तभी होगा, इस मतलब ये इसके साथ साथ हम अपने जो लेजिटिमेट डिमांड है पाकिस्तान ऑक्यूपाइज कश्मीर पे, उसके ऊपर से कभी हट नहीं सकते हैं। लेकिन ये मोदी जी ने इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया है। मैं आपको समझाता हूं क्यों। क्योंकि अगर आप ये मानते हो कि इजराइल का हक है और अमेरिका का हक है कि गाजा पे और वेनेजुएला में वो काइनेटिक एक्शन करके यूएन चार्टर के जो आर्टिकल 2.3 और 2.4 को वायलेट कर सकते हैं, और दूसरी देश का टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो संप्रभुता है उसको आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो बिना जंग के ऐलान के, बिना यूएन के सैंक्शन के। अगर आप, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इसको हाँ बोला है, इजराइल के काइनेटिक एक्शन को उन्होंने एंडोर्स किया है, अगर आप ये मानते हो, तो जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कश्मीर के अहम हिस्से के ऊपर कब्जा किया है, गिलगित बल्तिस्तान पे, वो भी फिर वैध ठहराना पड़ेगा। हमारा इंटरनेशनल और ऐतिहासिक स्टैंड रहा है कि पाकिस्तान इज इलीगली ऑक्यूपाइंग अ पोर्शन ऑफ कश्मीर। और अगर प्रधानमंत्री मोदी बाहर जाके ये कहते हैं दूसरे देशों को कि हम आपके दूसरे देशों के कब्जे करने, कॉलोनाइज करने के ऊपर मंजूरी दे रहे हैं, तो आप किस मुंह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह कह सकते हो कि पाकिस्तान गलत है? ये हमारे, दे हैव रियली कॉम्प्रोमाइज आवर इंटरनेशनल स्टैंडिंग। और ये भक्त चुप है, अखंड भारत की बात कर रहे हैं ये लोग। दे हैव कॉम्प्रोमाइज आवर स्टैंड ऑन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। फिर आप चीन की, जब चीन ने, फिर एक प्रोफेसर खान, जब चीन ने हमारी उसके ऊपर, हमारे लद्दाख में हमारी जमीन पे कब्जा किया था, आपको याद होगा वो 8 फिंगर जो का जो वो है, नाउ ऑन 6 फिंगर्स, हमारी पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही उधर, और आप कह रहे हो कोई ना कोई घुसा है ना किसी ने कुछ कब्जा किया है। ये कैसा प्रधानमंत्री है? किसका प्रधानमंत्री है ये? 56 इंच छाती इसकी है? सबसे कमजोर, सबसे मतलब बुजदिल प्रधानमंत्री है ये। इट इज अ वेरी सैड थिंग कि देखिए, अब दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है भारत इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और भारत का डायस्पोरा दुनिया में हर जगह है। इंडिया, अब नेगोशिएट हम बहस कर सकते हैं कि चौथी जगह है या 5वां बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री बाय एनी मेजर। अगर मैं किसी से भी दुनिया में रोक कर पूछूं कि दुनिया के टॉप 5, टॉप 10 मुल्क कौन से हैं, तो भारत का नाम जरूर आएगा। देयर इज नो वे अबाउट इट। मतलब या तो वो जाहिल है या एनीबडी शुड बी एबल टू से। तो वो स्टैचर जो भारत का है, आप देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट मसले चल रहे हैं इस वक्त दुनिया में, ईरान की जंग या यूक्रेन का जंग, या जो क्राइसिस जो दूसरी जगह चल रही है, वेनेजुएला को ले लें या क्यूबा को ले लें, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो बेसिकली गंद मचाई हुई है ऑन द ग्लोबल स्टेज, इन सारी चीजों में इंडिया इज नॉट एबल टू स्टैंड अप टू एनीथिंग। और देखिए, पिछले 3-4 साल में मेरी समझ थी कि भारत की एक गलती ये थी कि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थ्रू फॉरेन पॉलिसी कर रहे हैं, यानी वो फॉरेन पॉलिसी को एज ए कैंपेन स्ट्रेटेजी की तरह यूज कर रहे हैं। मोदी जाकर जो खासतौर से डायस्पोरा को जिस तरह से वेपनाइज किया था, इट वाज क्लियरली फॉर वोट गैदरिंग एट होम। लेकिन अब जिस तरह से भारत फॉरेन पॉलिसी कर रहा है, उसमें वो डोमेस्टिकली भी फायदा नहीं हो रहा है ना। अगर आप देखें कि इट इज नॉट आल्सो ए गुड कैंपेन स्ट्रेटेजी फॉर बीजेपी कि आप इतने बड़े मुद्दों पर आप कुछ ना बोले। सो टू मी द क्वेश्चन इज के look what is happening? क्या India needs a new foreign minister? क्या India needs, I mean obviously India needs a new prime minister, लेकिन क्या इंडिया की कुछ ऐसी कमजोरियां हो गई हैं जिसके वजह से इंडिया इज सो डिपेंडेंट ऑन सम कंट्रीज कि अगर कोई नई गवर्नमेंट भी आ जाती तो वो भी ऐसे ही खामोश रहेगी? या दिस इज एन आइडियोलॉजिकल फ्लॉ? समझ रहे ना आप? इज इट ए स्ट्रक्चरल फ्लॉ इन द इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी, या ये आइडियोलॉजिकल फ्लॉ? नहीं, आपने बहुत बहुत अहम सवाल पूछा है प्रोफेसर खान। देखिए, इसमें इस सवाल के कई जवाब है।
एक तो ये है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो इंडियन फॉरेन सर्विस है, वो बहुत ही प्रोफेशनल है, काबिल है, और उनकी तुलना मतलब दुनिया के, हालांकि बहुत छोटी सर्विस है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा पॉपुलेशन, बहुत छोटी है और बहुत ऑलमोस्ट डबल द साइज ये होना चाहिए हमारा फॉरेन सर्विस। लेकिन वो अलग बात है, जब सरकार में आएंगे तभी उस पर काम करेंगे। लेकिन आपको याद होगा 2006 में उन्होंने न्यूक्लियर डील हमारे लिए साइन करवाई थी। उन्होंने लगातार तो उन्होंने लगातार फिर जो पाकिस्तान जब 26/11 हुआ था, पाकिस्तान को उन्होंने विश्व स्तर पर आइसोलेट किया था, उनकी फंडिंग रुकवा दी थी आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से, उनको ऑलमोस्ट टेरर वॉच लिस्ट पे डलवा दिया था, उनके लगातार उनके जो टेररिस्ट ट्रेनिंग सेल से उनको बंद करवा दिया था, उनकी स्विफ्ट सिस्टम में जो बैंकिंग हो रही थी वो बंद करवा दिया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी इंडियन, और ये सब हमारी इंडियन फॉरेन सर्विस ने किया है। इंडियन फॉरेन सर्विस बहुत ही प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट बॉडी है, जो आज भी मोदी सरकार को सही सलाह दे रही है। उनको कह रही है कि प्लीज नॉन अलाइनमेंट मत त्याग करिए, आपको आप जो नाम देना है, मल्टी अलाइनमेंट दीजिए, मल्टीपल अलाइनमेंट दीजिए, विश्व गुरु अलाइनमेंट करिए, जो करना है कर दीजिए, लेकिन नॉन अलाइनमेंट मत त्याग करिए। आप अपने राष्ट्र हित को ही ध्रुव तारा बना के काम करिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, डॉक्टर जयशंकर, एनएसए अजीत डोवल, इन्होंने हमारी विदेश नीति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, और ये इसलिए किया है क्योंकि वैचारिक रूप से वो वामपंथी है, राइट विंग है। उन्होंने लगातार उन्हीं पार्टीज के साथ काम किया है जो राइट विंग पार्टीज है, जो उनको चंदा देते हैं, जो उनके सूट बूट दोस्तों को काम देते हैं, और उन्होंने हमारी पूरी विदेश नीति नष्ट कर दी है। और इसके कई उदाहरण है, कई मतलब बहुत ज्यादा उदाहरण है। जब भी प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, वो राष्ट्रहित की बात कम और अपने सूट बूट दोस्तों की बात ज्यादा करते हैं, उनको अपने विमान में लेके जाते हैं, मीडिया को साथ में नहीं ले जाते हैं। ये कहते हैं कि मीडिया की क्या जरूरत है, मीडिया को अपने प्लेन में नहीं ले जाते हैं क्योंकि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है, लेकिन अपने सूट बूट दोस्तों को जरूर ले जाएंगे कि बॉस उधर से तेल लेके आ जाओ, सॉरी कोल लेके आ जाओ, उधर आप ये काम करो, उधर वो काम करो, और घर पे हमें चंदा दो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए या किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए। तो ये तो उनकी विदेश नीति रही है। और अब बात ये इस स्थिति पर आ गई है कि हम लोग, आपने डायस्पोरा प्रवासी भारतवासियों का जिक्र किया, प्रवासी भारतवासी दुनिया में सबसे रिच, सबसे वेल इंटीग्रेटेड डायस्पोरा है, अनलाइक मेनी अदर डायस्पोराज। हमारी भारत की डायस्पोरा, और ज्यादातर 90% एक्सट्रीमली लिबरल, एक्सट्रीमली डेमोक्रेटिक, और भारत से उनका तहे दिल से लगाव है, सांस्कृतिक ऐतिहासिक रूप से। लेकिन एक चुने गुने उनके जो 10% या 5% की जो डायस्पोरा है, उन्हीं लोगों को वो पैसे दे के बाहर बुलवाते हैं, उनके सामने नचवाते हैं। अभी आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, ANI ने जितने भी वीडियोस डाले हैं ना पिछले 10 सालों में, आप देख लीजिए, एक भी देश में मुझे अगर आपको 50 से ज्यादा डायस्पोरा उधर दिख गया जो मोदी जी के आसपास नाच रहा है, तो मेरा नाम बदल दीजिए। वो 50 लोग जहां जहां मतलब लाखों 10, 20, 30 लाख लोग हैं, आप सिर्फ 50 लोगों को लेके आ पाए। और उनके उसके विपरीत डायस्पोरा को क्या हो रहा है, यूएस में इंडियन अमेरिकन के खिलाफ कितना रेसिस्ट वो हो रहा है। 24,000 ट्वीट्स गए हैं पिछले 2-3 महीनों में इंडियन अमेरिकन के खिलाफ। H1B वीजा प्रोग्राम बंद किया जा रहा है, उनके खिलाफ हेट क्राइम्स हो रहा है। ये सब मोदी जी मौन क्यों है? अब क्यों मौन है इनके खिलाफ? सर एक बात आपने कही कि देयर इज एन अलाइनमेंट ऑफ राइट विंग पार्टीज नजर आ रहा, जिस तरह से सपोर्ट किए। इनफैक्ट अगर आप कंजर्वेटिव मूवमेंट, ग्लोबल कंजर्वेटिव मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो राम माधव भी आते हैं, कभी कभी लेक्चर देते हैं, हडसन इंस्टीट्यूट वगैरह में आप देख सकते हैं, इट इज गोइंग ऑन। वॉल्टर रसल मीड को गूगल कर लें एंड यू विल सी कि दे आर टॉकिंग अबाउट दिस अलाइनमेंट। लेकिन फिर अमेरिका के साथ ये जो ताल्लुकात खराब हुए हैं, हालांकि दिस इज इनके ही राइट विंग पार्टी के बाद, सो जो सबसे बड़ी राइट विंग पार्टी है दुनिया में वो इंडिया में है, और जो सबसे पावरफुल राइट विंग पार्टी है वो अमेरिका में है। लेकिन उनके बीच में यू हैव दिस ह्यूज टेंशन। तनाव क्यों है? बिल्कुल, ये इनकंसिस्टेंसी कैसा समझे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। आपने प्रोजेक्ट 2025 हेरिटेज फाउंडेशन का अगर आपने पढ़ा हो, आप उसको, आपके दर्शक जरूर पढ़े हैं। इसमें सिद्ध और इसमें पूरी तरह से लिखा गया है
कि राष्ट्रपति ट्रंप को क्या करना है। ये एक डॉक्यूमेंट है, आई थिंक 914 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, जी हाँ, जी हाँ। जो प्रेसिडेंट ट्रंप के एक साल आने के पहले बनाया था। सब जो राइट विंग पार्ट संगठन है, हेरिटेज फाउंडेशन, हडसन इंस्टीट्यूट, कंजर्वेटिव फोरम, सब ने मिलकर ये एक द मूवमेंट, स्टीव बैनन वाला, सब ने मिलके ये बनाया। जो बिग टेक है, जिसको क्लाउड कैपिटलिस्ट कहते हैं, उन्होंने इसमें खूब पैसा डाला। और वो जो संगठन थे जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट को बनाया, उसमें से लगभग 15 लोगों को कैबिनेट में डाला राष्ट्रपति ट्रंप के, और 70 जो ऑफिशियल्स है वो सीनियर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के पोजीशंस पे है। तो और एक साल से थोड़ा ज्यादा हुआ है, लगभग 52% इस डॉक्यूमेंट का इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है, अमल किया है। अब उसमें साफ तौर पे लिखा है कि यूएस ही नंबर 1 देश होगा, बाकी सबको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 का दर्जा मानना ही पड़ेगा। और मोदी जी चाह रहे कि मैं विश्व गुरु बनूं। ये नहीं चाह रहे कि इंडिया विश्व गुरु बने, ये नहीं चाह रहे कि भारत नंबर 1 देश बने। वो चाह रहे कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, आकांक्षा है कि भाई साहब मुझे दूसरे नंबर, तीसरे नंबर का दर्जा क्यों दिया जाए। प्रॉब्लम वही है, ही इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट अ सेकेंडरी पोजिशन फॉर हिमसेल्फ। दैट इज वाई ही इज बीइंग कॉन्स्टेंटली उसको ठोका, उनको ऐसे स्लैप डाउन किया जा रहा है कि हमारी बात मानो, जो हम बोल रहे, आप एक वैसल स्टेट हो। अब उनमें कुछ लेवल पे थैंकफुली, बिकॉज हमारा विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी है, विपक्ष की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई है। वो मेजोरिटी गवर्नमेंट में नहीं है, आज माइनॉरिटी गवर्नमेंट में है मोदी जी। तो क्योंकि ये उनके ऊपर दबाव पड़ता है जेडीयू से, नीतीश टीडीपी से, जी खास तौर पर राहुल गांधी, खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी से, वो जो दबाव पड़ रहा है उनके ऊपर, लगातार उनके ऊपर सतर्क रह रहे ये लोग कि आप देश के हित को कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। तो वो प्रेशर लग रहा है कि शुड आई जस्ट गिव इन टू ट्रम्प, जो वो बोल रहे मैं करूं, या ये सब जो बोल रहे हैं मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं उसकी बात भी सुनूं। तो उनके ऊपर वो प्रेशर, जो जवाबदेही की, जो वो लगातार 11 से 10 साल से बच रहे थे, हमको सिर्फ बेवकूफ बना रहे थे, एक दूसरे में जो नफरत की राजनीति थी उसको करके अपने आप हमें बेवकूफ बना रहे थे, गुमराह कर रहे थे, वो अब बंद हो गया है। तो अब वो उस कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, मैं उनकी बात मानूं जो मेरे आका है, या इनकी बात मानूं जो जनता को अपने आका मानते हैं, वहां फंस गए ये। देखिए, अमेरिका के लिए देयर आर टू कंट्रीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक इजराइल है, एक बर्तानिया। और बर्तानिया इज लाइक द मदर ऑफ अमेरिका इन मेनी वेज। वैल्यूज, रेस कनेक्शन, हेरिटेज वगैरह तो आप लोग समझते हैं। हमारे सारे कई फाउंडिंग फादर्स और ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन, और अभी भी ब्रिटेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन अमेरिका हिस्टोरिकल रीजंस के वजह से। और एंग्लोफिलिया तो बहुत है अमेरिका में। अगर आप ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर लें, अगर आप जाहिल भी हैं, हाई स्कूल ड्रॉप आउट भी हो, तो पीपल सडनली ट्रीट यू एज इफ यू आर एन इंटेलेक्चुअल। इसराइल के साथ तो रिलीजियस ताल्लुकात है और लॉबी का पावर। तो इंडिया कुड हैव बिकम द थर्ड स्पेशल रिलेशनशिप। लेकिन ये बात इंडिया को समझ में क्यों नहीं आ रही है कि ना तो आपका शेयर्ड हेरिटेज है, ना आपका शेयर्ड क्या कहते हैं रिलीजन है। तो द ओनली एंगल जिस तरह से आप यहाँ आ सकते हैं इज थ्रू शेयर्ड वैल्यूज। एंड वो शेयर्ड जो वैल्यूज है वो डेमोक्रेसी की है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की है, उन चीजों के बेसिस पर ही, एंड दैट विल बी द लिमिट ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस, बिकॉज इट इज नॉट अ कॉमन हेरिटेज। अभी सोचिए आप कि जिस तरह से हिंदुत्व के लोग इंडिया में जिस तरह से वैल्यूज वो प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल, अगर उस तरह यहाँ पे प्रैक्टिस करने लगे तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा इंडिया अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस। सोचिए आप कि अगर यहाँ पे सड़कों पे जाकर वो मारने लगेंगे जो लोग बीफ खा रहे हैं या इस तरह की चीजें, तो देन इट विल बी ओवर। सो देयर इज नो रिलीजियस ties. तो ties will have to come from democratic values, biggest democracy, oldest democracy. तो वो छोड़कर क्या इंडिया इज थिंकिंग कि हम जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के जो डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पे हम खामोश रहकर हमारी रिलेशनशिप बढ़ाएंगे? क्या वी आर जेन्युइनली ट्राइंग टू बिल्ड अ पार्टनरशिप विथ अमेरिका, और आर वी ट्राइंग नॉट टू अपसेट अमेरिका? देखिए, हमारे भारत के पास 2 रास्ते हैं आज। एक, हम लोग नॉन लाइन रहे, देशों के साथ मूल्यों के आधार पर राजनीति, भू राजनीतिक, विदेश नीति संबंध बना के रखे,
ये एक रास्ता है जिसमें हम लोग अमेरिका से भी बात कर सकते हैं, रूस से भी बात कर सकते हैं, इसराइल से भी बात कर सकते हैं, फिलिस्तीन से भी बात कर सकते हैं, रूस से भी बात कर सकते हैं, यूक्रेन के भी साथ बात कर सकते हैं, चाइना और ताइवान के साथ भी बात कर सकते हैं। तो ये हमारी एक यूनिक स्ट्रेटेजिक मतलब हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेके ये हमारी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक रही है कि हम सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और अपने दोस्तों के साथ फ्रैंकली बात कर सकते हैं कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। आपको याद होगा कि एक नोबेल लॉरियट था रूस में, जब स्टालिन के बाद कौन थे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय कौन थे, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी उनका। क्रुश्चेव। हाँ, क्रुश्चेव। क्रुश्चेव। और निकिता क्रुश्चेव इनको एक्सपेल करना चाह रहे थे रूस से। प्रधानमंत्री नेहरू ने उनसे बात करी कि देखो, और उनके एक कमिटी में साइन करके वो उधर आ गए कि बॉस, अगर आप इनको नोबेल प्राइज लेने ना जाने दो स्टॉकहोम में, और उसको उनको एक्सपेल करो, तो हम आपके दोस्त हैं, हम आपसे बहुत नाराज होंगे, रिश्ते तोड़ देंगे। तो हालांकि उनको स्टॉकहोम नहीं जाने दिया, लेकिन एटलीस्ट उनको रूस में इज्जत से सम्मान से रहने के लिए इजाजत दे दी क्रुश्चेव ने। तो आप सिमिलरली जब हंगरी का इन्वेजन हुआ था तब हमने उनको बोला था कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। जब अमेरिका ने आप इंदिरा गांधी, अमेरिका ने जब वियतनाम पे लड़ाई शुरू कर दी थी, हम पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर आत्मनिर्भर निर्भर थे खाद को लेके। PL480 प्रोग्राम जो पैदा था, आपको याद होगा कि राष्ट्रपति उधर तब के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने तुरंत बंद कर दिया PL480। इंदिरा गांधी ने भीख मांगते हुए बोल नहीं गई उधर कि प्लीज हमको खाद दे दो वापस, हम आपकी बात सुन लीजिए, आप वियतनाम पे हमला करिए। उन्होंने क्या कहा, भारत को उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग को इंडिया बुलवाया, उन्होंने इंडिया को 4 वर्षों में आत्मनिर्भर बना दिया खाद्य सुरक्षा को लेके, और 5 वर्षों में उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जब यूएसएस एंटरप्राइज जो क्यूबा में ब्लॉकेड में भी इन्वॉल्व थी, उसी यूएसएस एंटरप्राइज का कैरियर 7th फ्लीट के साथ इंडिया बे ऑफ बंगाल में आ रहा था, उन्होंने रूस के साथ समझौता बना के उनको रोक के पाकिस्तान के 2 टुकड़े बनाए थे। ये थे विदेश नीति। आज ये क्या कर रहे हैं आप बताइए? ये आपकी विश्व गुरुनेस है आपकी, कि आपके साथ जो आपके दोस्त है वही नहीं बात कर पा रहे। रूस ने पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जिससे आज भी हम सबसे ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर लेते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। और यही दूसरा रास्ता है कि वो लोग चाह रहे हैं कि अमेरिका चाह रही है कि वी विल बिकम अ वैसल स्टेट टू देम। क्यों? हमारा एक फॉरवर्ड बेस होगा जिससे वो चीन की जो स्ट्रेटेजिक लड़ाई वो लड़ने जा रहे हैं, कब होगा वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन चीन क्लियरली ये सब जो हो रहा है प्रोजेक्ट 2025 के दरमियान, ये बेसिकली चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के लिए तैयारी हो रही है। जो भी हो रहा है, ये रीम हेमिस्फीयरिंग जो हो रहा है, सप्लाई लाइंस को कॉलोनाइज कर रहे हैं, रिसोर्स इंपीरियलिज्म जो हो रहा है, कनाडा को बोल रहे 31st स्टेट बिकॉज वो आर्टिक ट्रीटी खत्म हो रही है, ये सब उसी का सब चक्कर चाइना को लेके है। तो आर वी जस्ट गोइंग टू बी अ फॉरवर्ड बेस कि आप आओ हमारे वहां मिलिट्री बेस रखो और जाओ चीन पे हमला करो? ये है हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भाई साहब। वी आर द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हमारी अर्थव्यवस्था नॉट बिकॉज ऑफ मोदी जी, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज उनके दरमियान, उनके कार्यकाल में, जो मनमोहन सिंह जब छोड़ के गए थे, 17.5% था मैन्युफैक्चरिंग, आज वो 13.6 पे है। तो इन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल बेस में कोई योगदान नहीं किया है। उन्होंने बोला था डबल करेंगे फार्मर्स इनकम, वो एक्चुअली कम हो गया है। कंजम्पशन 48 ईयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हमारा 55% कंजम्पशन पे मतलब जीडीपी का भाग है, वो आज 48 ईयर पे लो पे है। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट 50 ईयर हाई पे है। ये है इनका योगदान। और ऐसे मतलब हम तो एनीवे बढ़ रहे बाय वर्च्यू ऑफ इंडिया स्ट्रेंथ एंड द इनेट कैपेसिटी ऑफ आवर पीपल। इतनी ऊर्जा है, इतनी डायनामिज्म है भारत में, आप कहीं भी जाओ कोई ना कोई कुछ कर रहा है और बिल्कुल सक्षम है। तो ये मोदी जी का श्रेय नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों का श्रेय जाता है। उनकी मतलब हार्डवर्क है, उनकी मतलब काबिलियत के कारण हम लोग आज इधर है। तो हम तो चढ़ने ही वाले हैं, नंबर 1 नंबर 2 देश में आने ही वाले। 10 साल भले 10 साल हो जाए, विल बी द टॉप 2। और जो 1805 तक जो स्थिति रही थी, चाइना एंड इंडिया कलेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अबाउट 50% ऑफ द 40% ऑफ द टोटल जीडीपी, वो वापस आने ही वाली है स्थिति। इसीलिए तो चीन कह रहा है, व्हाट इज दैट गाइज नेम, आई एम फॉरगेटिंग, एक मिनट मैं जरा चेक कर लूं। वो यूएस का कोई तो भी इधर अभी आया था, रायसेना डायलॉग्स में आया था,
वो ये कह रहे थे, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैं बोल रहा हूँ, हाँ क्रिस्टोफर लैंडो, उन्होंने जी क्या हाँ, किया, इन दिल्ली में रह के वो कह रहा है, उसकी हिम्मत देखो, वो कह रहा है कि यूएस विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक दैट इट that डिड it डेकेड्स did अगो with बाय China. चाइना जी बाय हाँ जी फैसिलिटेटिंग बीजिंग टू बिकम अ नियर पियर कंपेटिटर। वो हमको कह के गया कि हम आपको बढ़ने की जरूरत, मतलब आपको बढ़ने की कोई अवसर नहीं देंगे, आपको कंटेन करके रखेंगे। और इनके साथ मोदी जी बना रहे दोस्ती। अरे अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मतलब डिप्लॉय करो, हमारी जो 140 करोड़ की स्ट्रेंथ है उसको यूज करो। आपने पिछले 11 वर्षों में क्या किया? आपको पता था एनर्जी सिक्योरिटी की इतनी प्रॉब्लम है, आज हमारे पास पता है कितने दिनों का राशन है? एलपीजी का 18 दिनों का, तेल का 9 दिनों का। ये है आपकी ऊर्जा सुरक्षा। क्या कर I रहे थे आप 11 वर्षों से? I think देशपांडे जी, आई थिंक अगर इंडिया एक चीज कर ले, विच इज इंस्टेड ऑफ ये इतनी जियो पॉलिटिक्स, इतना जो फिर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सब बेकार सारी चीजें हैं। अगर इंडिया का साइंटिफिक रिसर्च बजट अगर उसको 3-4 गुना बढ़ा दे एंड spend less on all these weapons systems research पे, then the chances of India becoming a more developed economy, विश्व गुरु, उसमें ज्यादा है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, ह्यूमंस को रिसोर्सेस की कमी है इंडिया में, बट ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं। सो एनीवे, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड यू हैव बीन सो फ्रैंक एंड मैं क्या बताऊं, वेरी ओपन और कैंडिड, और काफी इम्पोर्टेंट आपने क्रिटिसिजम्स किए हैं एंड आई थिंक थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग कॉन्वर्सेशंस। और गोइंग फॉरवर्ड आपसे हम बार बार वापस, आई विल कीप कमिंग बैक टू यू। और मुझे आपसे इन द फ्यूचर, आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट एक ट्वीट मोदी जी ने किया था जो जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था, कि जब बांग्लादेश की इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा था कि आई विश बांग्लादेश विल बिकम ए प्रोग्रेसिव कंट्री। आप वो जाके जरूर देखें। तो मुझे बड़ा बोलते हैं आश्चर्य, या चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, तो मैंने कहा कि भाई बांग्लादेश को प्रोग्रेसिव कह रहे हो आप, भारत को प्रोग्रेसिव थोड़ा बनाने, तो इट माइट बी वेरी मच। बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग पुष्पराज जी, थैंक यू वेरी शुक्रिया प्रोफेसर खान, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।